हेलो गाइस, वेलकम बैक। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स ए, एन और द से रिलेटेड पिछले वीडियो में आप लोगों ने 10 रूल्स पढ़े और उसमें आपने जाना कि कहाँ और किन कंडीशंस में हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको शेष बचे हुए सारे के सारे रूल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, चूंकि मुझको इसी वीडियो में सारे के सारे रूल्स डिस्कस करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए जरा देखते हैं यहाँ पर क्या है। पहला रूल है भाषा एवं रंगों के नाम से पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जी हाँ, एक जनरल रूल होता है कि सामान्य तौर पर हम किसी भी भाषा या किसी भी रंग के नाम से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है। उस एक्सेप्शन को जरूर जरा देखिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही कैनॉट स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। अब जरा देखिए यहाँ पर ये जो इंग्लिश है ये यहाँ पर नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, स्पीक बोल सकता है, वो नहीं बोल सकता। क्या नहीं बोल सकता? इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, इसलिए ये नाउन का फंक्शन कर रहा है। इसलिए यहाँ पर इंग्लिश से पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगले एग्जाम्पल में जरा कलर्स हैं, जरा देखिए। सी लाइक्स ब्लू एंड व्हाइट कलर। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू है एंड व्हाइट, ये क्या है? ये है रंगों के नाम, इसलिए इनसे पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इससे रिलेटेड एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को अच्छे से आप समझिए। जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लेकिन यदि इनका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हुआ है, जी हाँ, अगर यहाँ पर किसी भी लैंग्वेज या किसी कलर को हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तो उससे पहले एक एप्रोप्रिएट आर्टिकल हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए जरा, ही हैज़ अ ब्लू शर्ट। यहाँ पर जो शर्ट है ये नाउन है और इस शर्ट को ये ब्लू नामक जो वर्ड है ये एक्चुअली मॉडिफाई कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है। एक्चुअली ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। शर्ट कैसी है ये बतला रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो ब्लू नामक वर्ड है ये क्या कर रहा है, ये वास्तव में इस शर्ट को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ। इसलिए यहाँ पर हम एक प्रॉपर कोई भी जो सूटेबल आर्टिकल है उसका यूज कर लेंगे। इसी प्रकार से आगे वाले सेंटेंस में देखिए जरा, दिस इज एन इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस डिक्शनरी को ये दोनों ही मिलकर हिंदी एंड इंग्लिश, बहुत सारी डिक्शनरीज होती हैं, कोई इंग्लिश टू इंग्लिश होती है, कोई हिंदी टू इंग्लिश होती है, कोई इंग्लिश टू हिंदी होती है, बट वो डिक्शनरी एक ही होती है। जी हाँ, तो यहाँ पर ये डिक्शनरी नाउन है और उससे पहले ये एक एडजेक्टिव है और यहाँ पर ये इंग्लिश एंड हिंदी ये दोनों ही मिलकर के क्या कर रहे हैं, उस डिक्शनरी को क्वालिफाई कर रहे हैं। इसलिए इससे पहले भी आप एक एप्रोप्रिएट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे रूल की ओर। रूल नंबर 12 क्या है? देखिए, द का प्रयोग नाउन प्लस नंबर के साथ नहीं किया जाता है। अच्छे से आप समझिए, नाउन हो, कोई एक नाउन लिखा हो और उसके बाद में कोई नंबर लिखा हो। जैसे यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 6, ये क्या है? प्लेटफॉर्म एक नाउन है और उसी के साथ में एक नंबर लगा हुआ है। तो ये देखो नाउन हो गया और ये नंबर हो गया। क्लियर? अब आपको हमेशा ही ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी नाउन के साथ में नंबर जुड़ा है तो उससे पहले ए, एन और द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते, और ट्रेन अराइव्स एट द प्लेटफॉर्म नंबर 6, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, राइट। अब अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 13, जनरली विषयों सब्जेक्ट्स के नामों से पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। अब सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए, जैसे ही इज़ गुड एट फिजिक्स, वह फिजिक्स में होशियार है, ठीक है ना। अब ये फिजिक्स क्या है? किसी सब्जेक्ट का नाम है, उससे पहले आप किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस क्या है? एक सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए इससे पहले आपको ए, एन और द का प्रयोग नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसा यूज़ करते हैं और वो गलतियाँ करते हैं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस ऐसे बोल सकते हैं, या ही इज़ गुड एट द फिजिक्स आप ऐसे भी बोल सकते हैं। बीवेयर, आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। तो चलिए रूल नंबर 14 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, बड़े धीरे धीरे पढ़िए और समझिए। टाउन का प्रयोग स्पीकर या सब्जेक्ट
यानी जो सेंटेंस बोल रहा है उसमें आपको मालूम पड़ जाता है कि उसका स्पीकर कौन है, या फिर वही कई बार वही जो सब्जेक्ट स्पीकर ही होता है वही वास्तव में उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो ध्यान से सुनिए क्या कहा जा रहा है, स्पीकर या सब्जेक्ट के टाउन। के टाउन का मतलब क्या है, यानी यहाँ पर जो बोलने वाला व्यक्ति है या सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है वो टाउन, यानी उसी टाउन में वो रहता है, वो उसका होम टाउन है। तो होम टाउन के सेंस में जब टाउन का प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले इस द का प्रयोग नहीं किया जाता है। गॉट इट? जरा फिर से देखिए इस सेंटेंस को कैसे लिखा गया है, वी गो टू द टाउन समटाइम्स टू मीट आवर मदर। अब यहाँ पर अगर कोई कहता है कि कभी कभी मैं अपनी माँ से मिलने के लिए टाउन जाता हूँ, तो इसका क्या मतलब है? माँ टाउन में रहती है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसी टाउन को बिलोंग करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो बोलने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति वास्तव में उसी टाउन में रहता है, और अगर इस सेंस में है तो फिर उस टाउन के पहले आपको इस द का प्रयोग नहीं करना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 में क्या है, बहुत ही सिंपल सा रूल है, शायद आपको आता हो कि नेचर का प्रयोग, वैसे नेचर का मतलब स्वभाव भी होता है और नेचर का मतलब प्रकृति भी होती है। प्रकृति का मतलब ये सब कुछ जो कुछ भी है इस संसार में, ये बादल, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये हवा, ये सब कुछ, इन सबको मिला करके ही प्रकृति नाम दिया जाता है। तो जब इस नेचर का प्रयोग प्रकृति के सेंस में किया जाए तो फिर उसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, द का प्रयोग आप वहाँ पर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि इस नेचर का जो यूज़ किया गया है वो किस सेंस में किया गया है। देखिए, इफ़ यू इंटरफेयर विद नेचर, यदि आप प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो क्या होगा, यू विल सफ़र फॉर इट, तो फिर उसके नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। ये सेंटेंस, तो यहाँ पर इस नेचर का तात्पर्य क्या है, उसी नेचर से, यानी जिस नेचर में हम लोग रहते हैं। तो अगर नेचर का सेंस प्रकृति है तो उससे पहले आपको द का यूज़ नहीं करना है। अगला रूल देखिए, नेम ऑफ गेम्स। अब बहुत सारे गेम्स हैं, गेम्स मीन्स खेलों के नाम, और खेलों के नामों से पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना होता है। अच्छे से याद रखिए, जैसे ही प्लेज द क्रिकेट, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये क्रिकेट क्या है, किसी खेल का या गेम का नाम है, और यहाँ पर आप द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सिंपली आप कैसे बोलेंगे, ही प्लेज क्रिकेट, आई प्ले गोल्फ, आई प्ले हॉकी, आप ऐसा कुछ बोलेंगे, उसके पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 17, सीजन्स के नेम्स। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, सीज़न के भी नाम होते हैं भाई, स्प्रिंग सीज़न होता है, विंटर सीज़न होता है, समर होता है, इस तरीके से सीजन्स के नेम्स होते हैं, और आपको उन सीजन्स के नामों के पहले आपको कभी द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसे अगर ये कहा जाए, इन द स्प्रिंग आई लाइक टू, यहाँ पर ऐसा लिखा है, इन द स्प्रिंग आई लाइक टू क्लीन द हाउस। स्प्रिंग सीजन में, बसंत के ऋतु में मैं अपना घर साफ करना पसंद करता हूँ। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आपको यहाँ जो स्प्रिंग है ये क्या है, ये एक सीजन माने ऋतु का नाम है, और उसके पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना होता है। सिंपली आपको इन विंटर, इन समर, इन स्प्रिंग ऐसा कुछ लिखना होता है। चलिए अगला रूल देखते हैं, अ ड्यूरेशन ऑफ 24 आवर्स इज कॉल्ड अ डे, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और उन 24 घंटों में कुछ प्रहरों के नाम भी होते हैं। बिल्कुल ठीक आपने समझा, जैसे नाइट एक प्रहर का नाम है या दिन के समय का नाम है। मिडनाइट ये भी वास्तव में उसी 24 आवर्स के अंदर ही आने वाला एक विशेष समय काल है, उस समय काल को हम मिडनाइट बोलते हैं। उसी प्रकार से मॉर्निंग होती है, उसी प्रकार से नून होता है या आफ्टरनून होता है, इवनिंग होती है। इस प्रकार के ये वास्तव में क्या है, ये टाइम ऑफ डे हैं। अब आपको यही ध्यान में रखना है क्या कि टाइम ऑफ डे के नाम से पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना होता है। अच्छे से समझ लीजिए, जरा देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वी ट्रैवल मोस्टली बाय द नाइट, अगर हम ये सेंटेंस बोलते हैं तो गलत है। हम मोस्टली रात्र में ही सफ़र करते हैं, अगर ऐसा कहा जाए तो यहाँ पर नाइट चूँकि क्या है, ये है वास्तव में एक दिन के विशेष समय का नाम है। जी हाँ, और यहाँ पर अगर दिन विशेष जो दिन होता है उसमें किसी विशेष समय की बात करते हैं तो उसके पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना होता है, राइट। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस, विल बी अराउंड द मिडनाइट, यहाँ पर भी द एक्चुअली यहाँ पर रॉन्ग है और सेंटेंस होना चाहिए विल बी अराउंड मिडनाइट।
ओके, अब अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 19, वर्क के साथ जनरली द का प्रयोग नहीं होता है। अब ये छोटी छोटी बातें हैं और ये कितनी इंपॉर्टेंट हैं एक करेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए, करेक्ट इंग्लिश राइट करने के लिए। ज़रा देखिए यहाँ पर क्या है, वर्क ये एक वर्ब है एक्चुअली, वर्क मीन्स काम करना, और इसके साथ में आपको कभी द का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे ही इज़ ऑन हिज वे टू द वर्क, अगर ये सेंटेंस बोलते हैं तो यहाँ पर वर्क से पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। जब आप कभी स्पीकिंग करें या आप राइटिंग करें तो वर्क से पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ही इज़ एट वर्क, अगर ये सेंटेंस बोलते हैं तो वह यहाँ पर एट द वर्क आप ना बोल दें, ध्यान रखें, केवल और केवल आपको ही इज़ एट वर्क ऐसा बोलना है। क्लियर? अगला रूल देखते हैं, यदि सुपरलेटिव डिग्री से पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो। अब आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है, ओके, और आपने उसे मन में बिठा लिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव्स रखे हों, जैसे माई, आवर, हिज, हर, देयर, ये सब क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। और अगर पजेसिव एडजेक्टिव रखा हुआ है किसी सुपरलेटिव डिग्री से पहले, ये देखिए माई, तो फिर आपको द का प्रयोग नहीं करना होता है। ये भी बहुत ही छोटी सी बात है, इसको भी अपने दिमाग में रख लीजिए। अगला रूल क्या है, देखिए, जब कॉमन नाउन का प्रयोग विस्तृत सेंस में किया जाता है, अब अच्छे तरीके से आपको समझना है, कॉमन नाउन से रिलेटेड आपको बहुत सारे रूल्स बतलाए हैं, उन्हीं में से एक ये भी है कि जब किसी भी कॉमन नाउन का यूज़ आप व्यापक सेंस में करते हैं यानी विस्तृत सेंस में करते हैं तो उससे पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होगा। अब वो विस्तृत सेंस क्या है इसको जरा समझिए। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है, अर्थात मनुष्य को मरना ही होता है। तो यहाँ पर जो मैन है, इस मैन का मतलब आदमी नहीं है या किसी भी आदमी नहीं है या केवल आदमी की जाति की बात नहीं की जा रही है। इनफैक्ट इसमें आदमी, पुरुष, बच्चे सभी लोग शामिल हैं। यहाँ पर मैन का मतलब केवल कोई आदमी नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है, मनुष्य, मनुष्य जाति है जो पूरी की पूरी मनुष्य, ये व्यापक सेंस में, यानी यहाँ पर ऑल लिविंग बीइंग के सेंस में इसका प्रयोग किया गया है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन हो तो वहाँ पर उसके पहले आपको कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करना होता है। ऐसा ही ये सेंटेंस है, देखिए, फिश लिव इन वाटर, मछली पानी में रहती है। तो हम यहाँ पर मछली एक कॉमन नाउन का यूज़ कर रहे हैं। और ज़रा देखिए, यहाँ पर किसी एक मछली या दो मछली की बात नहीं की जा रही है, फिश इन जनरल, यानी जनरली जो फिश नामक जो भी एक प्राणी होता है उस प्राणी की बात की जा रही है। तो समस्त फिशेस के बारे में बात की जा रही है, जितनी भी फिश होती हैं वो सभी के सभी प्रकार की फ़िश के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर इस फिश का प्रयोग भी क्या हुआ है, बहुत ही व्यापक सेंस में हुआ है, विस्तृत सेंस में हुआ है, इसलिए इसके पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स में सभी प्रकार के जितने भी पक्षी हैं, यहाँ पर बर्ड का मतलब पूरे हर प्रकार के जो उड़ने वाले जो सारे के सारे पक्षी हैं, उनकी आदत ही होती है कि वो उड़ते हैं। क्लियर? तो व्यापक सेंस में जब हम किसी कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए और कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल्स, अब इस लास्ट स्लाइड में मैं आपको कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, इसलिए इस स्लाइड को बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए रूल नंबर 22 क्या कहता है, जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के द्वारा फीलिंग या इमोशन को एक स्टेटमेंट की तरह व्यक्त किया जाए तो उससे पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर और पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने नाउन्स और प्रोनाउंस पढ़ाए हुए हैं, आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए ज़रा, मैं आपको यहाँ पर बतलाने जा रहा हूँ, जैसे ऑनेस्टी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जी हाँ, भाववाचक संज्ञा है। और यहाँ पर ये रूल क्या कह रहा है इसको समझने का प्रयास करिए। जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के द्वारा फीलिंग या इमोशन को एक स्टेटमेंट की तरह, यानी स्वयं जो इमोशन है यानी भाव है जो, वो स्वयं भाव ही एक सेंटेंस या एक स्टेटमेंट के रूप में जब उसका प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर कहा जा रहा है यानी ऑनेस्टी ही सबसे अच्छी नीति होती है। अब यहाँ पर आप देखिए ज़रा, ऑनेस्टी को
यानी एक भाव है, एक इमोशन है हमारे अंदर, यानी हमारे हृदय में रहने वाला एक जो फीलिंग है, एक जो इमोशन है, उसी इमोशन को मेन बना करके और उसी के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया गया है। अब अगर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट दिया जाए तो इसके पहले आपको आर्टिकल द, ए, एन का प्रयोग नहीं करना है। जैसे आगे वाला सेंटेंस भी है, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, यानी वर्च्यू माने जो गुण होता है वो अपने आप में एक रिवार्ड होता है, एक पुरस्कार होता है। तो यहाँ पर वर्च्यू को भी लेकर के एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक कथन, यानी इन भावों को कथन के रूप में प्रकट किया गया है। लेकिन अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि इसका एक एक्सेप्शन है, और उस एक्सेप्शन को अच्छे से आप समझिएगा जरा। देखिए क्या है, लेकिन यदि उसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के द्वारा किसी व्यक्ति या किसी जीव या किसी वस्तु के क्वालिटी से रिलेट कर दिया जाए, यानी किसी व्यक्ति की क्वालिटी से उसको रिलेट कर दिया जाए, अर्थात इन गुणों को किसी व्यक्ति का गुण बना दिया जाए, उसकी क्वालिटीज से रिलेट कर दिया जाए, तो उसके पहले आपको द का प्रयोग करना होता है। जरा देखिए यहाँ पर सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। He possesses the swiftness of a tiger। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वह अधिकार में रखता है, पजिज का मतलब होता है रखना, उसके अंदर है क्या, स्विफ्टनेस माने तेजी है, काहे की तेजी, ऑफ ए टाइगर, यानी किसी चीते जैसी तेजी है या फुर्ती है, तो उसके अंदर चीते जैसी फुर्ती है। तो ये जो फुर्ती है ये किस से रिलेट किया गया है, किसी व्यक्ति से, यानी इस व्यक्ति का एक गुण है ये, है ना, उसकी क्वालिटी है ये चीते जैसी फुर्ती, ये क्या है, वास्तव में क्वालिटी है इस व्यक्ति की। तो अगर इस तरह से किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी व्यक्ति के गुण या उसकी क्वालिटी से रिलेट किया जाए तो उसके पहले आपको द का प्रयोग करना होता है, लेकिन ऐसे स्थानों पर आपको द का प्रयोग नहीं करना होता है। अगला सेंटेंस भी वैसा ही है, देखिए, ही हैज़ द कनिंगनेस ऑफ क्रो, उसके अंदर कौवे जैसी धूर्तता है, जब वह कौवे जैसी धूर्तता या चालाकी रखता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चालाकी, ये जो कनिंगनेस है ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, लेकिन किसी व्यक्ति के गुण से रिलेट कर दिया गया है, यानी व्यक्ति के गुणों से उसको संबंध उसका स्थापित कर दिया गया है। अब अगर ऐसा होगा तो उसके पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग ज़रूर करना होता है। अगला रूल देखिए क्या है, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। देखिए जरा यहाँ पर क्या है इसका रूल, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ए, एन और द, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। लेकिन बच्चे लोग कुछ इस प्रकार से लिख दिया करते हैं, ज़रा देखिए, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन, लोगों की आदत बन जाती है। ये आदत आप अपने ठीक कर लीजिए, अगर आपके अंदर ये आदत है, आपको क्या बोलना सीखना है, ऐसा बोलना सीखना है, व्हाट काइंड ऑफ मैन, ऐसा आपको बोलना है, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन, आपको ऐसा नहीं बोलना है, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, किस प्रकार का आदमी है वो, या आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन, आपको यहाँ पर क्या है, मैं इस प्रकार के आदमी को पसंद नहीं करता हूँ। तो आपको इस प्रकार से इस द का प्रयोग नहीं करना है कहीं पर, और इस प्रकार से ए का प्रयोग नहीं करना है, यानी काइंड ऑफ एंड सॉर्ट ऑफ के बाद आपको किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। रूल देख लीजिए जरा, दिनों महीनों के नाम से पहले भी आपको किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। द संडे, द मंडे आप नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार से किसी महीने के नाम से पहले जनवरी, फरवरी, आप द जनवरी, द फरवरी, आप ऐसा नहीं बोलेंगे। ओके, अब देखते हैं वोकेटिव केस के नाउन से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। वोकेटिव केस क्या होता है आप तो सभी लोग जानते होंगे, जब किसी भी व्यक्ति को या व्यक्तियों को कुछ कहकर पुकारा जाए, जैसे मैं कहता हूँ कम हियर बॉयज़, लड़कों इधर आओ, हम उनको लड़कों कहकर संबोधित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब कभी किसी सेंटेंस में हम किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ पुकार करके बोलते हैं तो वो वोकेटिव केस होता है, और उससे पहले भी आपको द का प्रयोग नहीं करना होता। जैसे सिट डाउन बॉयज़, ऐसा हम बोलते हैं तो बॉयज़ के पहले द बॉयज़ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके ये 25 रूल्स हो गए। अब मैं यहाँ इस स्क्रीन पर कुछ और भी रूल्स डिस्कस कर रहा हूँ, इन सभी को आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और अपने माइंड में रख लीजिए। इन सभी से पहले आपको कभी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोगों ने अभी तक 8 वीडियोस देख लिए हैं और आई प्रॉमिस कि अगर आप लोग 1 नंबर से लेकर और 8 नंबर तक के ये सारे के सारे वीडियोस देख लेते हैं तो आप कभी भी राइटिंग करते समय या स्पीकिंग करते समय कभी भी आर्टिकल्स से रिलेटेड आप गलतियां नहीं करेंगे। अब आगे मिलते हैं बहुत जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, एक नई सीरीज़ के साथ।